हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो देखो इसमें ना मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, बाकी मैंने रखे हैं जीके के। ठीक है ना, और उत्तराखंड जीके के, रीजनिंग के और हिंदी के। बाकी हम सभी करेंगे, बस करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो पुराने हो गए थे वो। ठीक है, बाकी हम सभी करेंगे। 96 क्वेश्चन पूरे कराऊंगा। ठीक है ना, वो पूरे डिटेल में कराऊंगा। ठीक है ना, पूरे डिटेल में। ठीक है, आप को क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर अपने। ठीक है, तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ठीक है, तो देखो स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। ठीक है ना, जिसमें स्त्री का बोध हो वो स्त्रीलिंग शब्द है, और जिसमें पुरुष का बोध होगा वो पुल्लिंग शब्द है भैया। ठीक है ना, तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका तृष्णा। ठीक है ना, आपका क्या है इसमें सही आंसर तृष्णा। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें द्विज है, तो द्विज क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। युगा अवतार है, ये क्या है, ये भी आपका क्या पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना, अब ये युगा अवतारी होता तो ये स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है ना, जैसे शिष्टाचार है, शिष्टाचार क्या है आपका पुल्लिंग है, अब ये शिष्टाचारी होता तो क्या स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी तृष्णा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपनी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत करते हैं, नहीं है, क्योंकि वो जब हमें जल्दीबाजी होती है ना, थोड़ी सी जल्दबाजी होती है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। पर्यायवाची शब्द हम आकाश देखेंगे और तुरंत चले जाएंगे अनंत के पास। भैया आकाश का तो पर्यायवाची अनंत होता है। ठीक है, लेकिन उसने नहीं है पूछा है, नहीं है, तो इसमें जो नहीं है बाकी ये 3 तो हैं, अभ्र और व्योम और अनंत। ठीक है, बस एक ये दृग जो है ये नहीं है, तो इसमें आपका जो दृग है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आकाश के और पर्यायवाची शब्द और होते क्या क्या है। ठीक है ना, आकाश का होता है आपका अंबर। ठीक है, आकाश का होता है आपका अंबर। ठीक है, अंतरिक्ष भी होता है। ठीक है, अंतरिक्ष। ठीक है, और अभ्र। ठीक है, अभ्र, अभ्र तो यहाँ दिया ही है, अभ्र। आसमान। ठीक है, आसमान, आसमान। ठीक है, गगन। ठीक है, गगन, ये सब क्या है पर्यायवाची शब्द हैं किसके, आकाश के। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है, आपको बताना है कि ये ध्यानपूर्वक क्या है। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ध्यानपूर्वक है आपका एक, यह है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है ना, अब देखो क्रिया विशेषण अव्यय, अब देखो जो अव्यय होता है ना, पहले तो आप अव्यय देखते हैं हम, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय होता क्या है। ठीक है ना, ऐसे लाइन से चलते हैं। ठीक है ना, तो देखो अव्यय क्या होता है ना, अव्यय होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं अव्यय। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5। अभी 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला आपका होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा होता है आपका समुच्चय बोधक। ठीक है ना, समुच्चय बोधक अव्यय, और तीसरा होता है आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है ना, संबंध बोधक, और आपका चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक, और पांचवा होता है आपका निपाद अव्यय। ठीक है, तो यही हमारे 5 जो हैं प्रकार हो गए। ठीक है, तो 4 तो यहीं पे दिए हैं, एक आपका विस्मयादि बोधक अव्यय भी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अव्यय। देखो भैया अव्यय होता क्या, ठीक है, इसमें आपका आंसर है क्रिया विशेषण अव्यय। अब पहले अव्यय देखते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, अव्यय, अब आपको अव्यय मालूम होना चाहिए अव्यय होता क्या है। तो अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं ना जिनमें ना, जैसे जिनमें लिंग, वचन और कारक, ठीक ना, तीनों इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने बोल दिया तुम धीरे धीरे खाते हो, इसमें क्या है अव्यय, तुम धीरे धीरे खाते हो, जो ये जो धीरे धीरे है ना, ये अव्यय है। क्या है ये, धीरे धीरे अव्यय। इसके कारण ना लिंग, वचन और कारक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे। अब भैया धीरे धीरे क्या, लड़की भी धीरे धीरे खाएगी या लड़का भी धीरे धीरे खाएगा, तो कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों के लिए हम धीरे धीरे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम कह देंगे अरे यार सीता धीरे धीरे खाती है। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, राम धीरे धीरे खाता है, वह धीरे धीरे खाता है। ठीक है ना, वह धीरे धीरे खाती है। तो ये धीरे धीरे में कोई परिवर्तन हो रहा है भैया, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अब जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि वह तेज भागता है। ठीक है, वह तेज भागता है। ठीक है, वह तेज भागता है, तो ये तेज क्या है, ये तेज आपका अव्यय है। ठीक है, अव्यय, इसके कारण अब लड़की अब हम कहेंगे अच्छा अरे चलो वो जानकी तेज भाग रही है। ठीक है ना, अरे राम तेज भाग रहा है, तो क्या ये तेज में कोई परिवर्तन हो रहा है भैया, न इसमें कोई तेज की ना कोई दूसरा वचन लग रहा है, ना इसमें कोई लिंग
लिंग का भी ना कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हमारा अव्यय हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ भी करो, ठीक है। और अवश्य, अवश्य अब मैंने लिख दिया यार, मैं अवश्य पढ़ लूँगा, ये अवश्य भी क्या है, अवश्य भी अव्यय है, ठीक है ना। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत भी क्या है, ये भी है आपका अव्यय है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं हम क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है ना। क्रिया विशेषण अव्यय देखते हैं। तो देखो जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता, ठीक है ना, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसी को हम क्या देते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। अब देखो रमेश प्रतिदिन लिखता है, ठीक है ना, रमेश प्रतिदिन को पीछे लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है, प्रतिदिन लिखता है, लिखता है, लिखता है। तो ये जो प्रतिदिन हो जाएगा ना, ये प्रतिदिन, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये विशेष, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्यों, ये विशेषता बता रहा है भैया क्रिया की, वो क्या करता है प्रतिदिन, वो भैया प्रतिदिन वो लिखता है, क्या करता है, प्रतिदिन लिखता है। जैसे अब मैंने लिख दिया यहाँ पे घोड़ा, घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज है ना, ये क्या कर रहा है भैया, ये विशेषता बता रहा है, वो क्या कर रहा है, वो तेज दौड़ता है, ठीक है ना, ये विशेषता बता रहा है ये, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो तेज दौड़ता है, ठीक है ना। तो देखो वैसे ही यहाँ पे, इसीलिए ये ध्यानपूर्वक क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। कैसे, जैसे अब मैंने लिख दिया सीता, सीता जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ती है। अब वो सीता कौन, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसे पढ़ती है भैया, वो ध्यानपूर्वक पढ़ती है, ठीक है ना। तो इसमें क्रिया विशेषण आपका अव्यय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़े आगे। तो देखो देखो अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि क्रिया विशेषण के भी चार भाग होते हैं, ठीक है ना, चार भाग होते हैं। देखो अब बीच बीच में याद आते जा रहा है और फिर वीडियो हो जाती है लंबी। तो इससे पिछले वाली वीडियो मैंने सोचा था कि मैं 30 मिनट की बनाऊंगा, ठीक है, 30 मिनट की बनाऊंगा। और जैसे ही मैं पढ़ाने को बैठा तो मेरे को लग गए उसमें 1 घंटा, पूरा 1 घंटे की वीडियो बनी है, दोनों वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके चार पार्ट होते हैं वो आपके होते हैं कालवाचक, ठीक है, स्थानवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण के, ठीक है, और परिणाम वाचक, ठीक है ना, और रीतिवाचक, ठीक है, ये सभी होते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो अब मैं जल्दी जल्दी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार पहले क्या आया, अव्यय आया, फिर क्रिया विशेषण लेके आए, फिर क्रिया विशेषण के अंदर पार्ट लेके आ गए, ये तो मतलब क्या घचपिच कर दिया इन्हें तो सब, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम। कैची शब्द है, आपका जो कैची शब्द है वो क्या है। देखो जो कैची शब्द होता है ना, वो होता है आपका तुर्की, ठीक है, कैची होता है आपका तुर्की शब्द। अब तुर्की शब्द और कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। ये जो बाजी होता है, कहते हैं अरे यार वाह बाजी मार ली मैंने, ठीक है, तो ये क्या है, तुर्की शब्द है। उर्दू भी क्या है, तुर्की शब्द है, ठीक है ना। कूली, कूली तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, कूली क्या है, ये भी क्या है, तुर्की शब्द है। कालीन, ठीक है ना, तो ये कालीन क्या है, तुर्की शब्द है। और कैची, कैची तो अभी बताया ही, ये तो तुर्की शब्द है ही, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं, चलो अरबी भी देख लेते हैं। जो अरबी शब्द होते हैं, अरबी शब्द होते हैं आपके, ये पेन क्यों नहीं चल रही है, तो अरबी शब्द होते हैं आपके अखबार, अखबार क्या है आपका, अरबी शब्द है अखबार, ठीक है, अखबार, ठीक है। और अदालत, अदालत भी क्या है आपका भैया, अरबी शब्द है, ठीक है। अमल, अमानत, ये क्या है, अरबी शब्द है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, पूरा ही साफ कर देता हूँ। अब कुछ अंग्रेजी शब्द भी देख लेते हैं, ठीक है। कैची शब्द तो हमारा तुर्की हो गया, ठीक है। अब कुछ अंग्रेजी शब्द देखते हैं। अंग्रेजी शब्द होते हैं हमारे अस्पताल, अस्पताल, ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, ऑफिस, ऑफिस, ऑर्डर, पंचर, स्कूल, ठीक है, स्टेशन, ये सब क्या अंग्रेजी शब्द हैं भैया। ये कुछ फारसी शब्द भी बता दूं आपको, चलो फारसी भी बता देता हूँ। जो फारसी शब्द होते हैं, जैसे आप कहते नहीं अंगूर, अंगूर क्या फारसी शब्द है। अक्सर, अफसोस, अरे बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है, ये क्या फारसी शब्द है। आईना, देखते हो ना आईना डेली सवेरे, ये फारसी शब्द है भैया आईना। आराम, बहुत थक गए हो अब, बहुत पढ़ लिया, अब आराम कर लेता हूँ, तो ये आराम क्या है, फारसी शब्द है। इत्र, इत्र लगाते हैं ना, तो इत्र क्या है, फारसी शब्द है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो दारुण शब्द का अर्थ है, तो देखो जो दारुण शब्द का अर्थ होता है ना, वो दारुण शब्द के अर्थ होते हैं कड़ा, कठोर, ठीक है, कहते हैं नहीं ये बहुत कड़ा आदमी, बहुत कठोर आदमी। निर्दयी, भयंकर, कपा देने वाला, ये सब क्या, ये दारुण के क्या है अर्थ हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भयंकर, ठीक है। क्या हो जाएगा, भयंकर। दारुण का मतलब क्या होता है, भयंकर, ठीक है ना, ठीक है, क्या होता है, भयंकर, ठीक है ना।
चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। तो देखो अन्वय, अन्वय पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं एक अलग से पार्ट लेके आऊँगा, संधि के बारे में आपको सब बता दूंगा, ठीक है ना, संधि के बारे में। क्योंकि क्या है ना, स्वर संधि तो छोटी है और जो व्यंजन संधि है ना वो बहुत बड़ी है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कभी कभार ये जो तौ है ये जौ बन जाता है, ठीक है ना, ये सभी जो री है वो नौ बन जाता है। कैसे बन जाते हैं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कब बनते हैं, तो ऐसे करके उसमें सब कुछ दे रखा है, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका क्या, अनुधन अय, ठीक है, अनु प्लस अय, ठीक है, अन्वय, ठीक है। तो अभी मैं आपको मैं आपको भी संधि के प्रकार बता देता हूँ, ठीक है ना, जल्दी से। तो 3 प्रकार की होती है संधि मुख्यतः, कौन कौन सी है, स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक है, और विसर्ग संधि। पूछा जाता है ये विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ठीक है ना। तो ये मैं आपको डिटेल में अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो अब मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, एक कौन कौन सी संधि आपको इम्पोर्टेंट है जो पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है। जैसे आ गया कहीं पे सत, जैसे सत जन, सत प्लस जन, ठीक है, ये है क्या है, ये है भैया आपका क्या, सज्जन, ठीक है ना, सज्जन। ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसी में ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे उत प्लस ज्वल, ठीक है, उत प्लस ज्वल, ये क्या है, ये आपका है उज्ज्वल, ठीक है, क्या है ये है आपका उज्ज्वल, ठीक है। इस क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं तो वो ऐसी चीज़ें पूछता है, ठीक है ना। जैसे उत आ गया, उत प्लस चारण, क्या है ये, उच्चारण, क्या होता है ये, उच्चारण, उच्चारण, ठीक है ना, उच्चारण। वो आपसे पूछेगा अच्छा उच्चारण है, अब उच्चारण का संधि विच्छेद बताओ, ठीक है। उज्ज्वल है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताओ, ठीक है। सज्जन है और सज्जन का बताओ, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है, ये 3 तो मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये सभी क्या है, व्यंजन संधि का पार्ट है, ठीक है ना, ये व्यंजन संधि का पार्ट है, ठीक है। अब देखो व्यंजन संधि, ये संधि के, स्वर संधि के भी पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ये व्यंजन संधि के भी पार्ट होते हैं। तो ये मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अलग वीडियो में बताऊंगा। जैसे स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, ठीक है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके हैं स्वर संधि के पार्ट, ठीक है ना। तो स्वर संधि के पार्ट हैं। फिर आती है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की है, तो वो बाद में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसने क्वेश्चन को घुमा दिया है, सीधा नहीं पूछा है अच्छा भैया कि अच्छा ये क्या होता है। अच्छा वो अगर डायरेक्ट पूछता है कि अच्छा कि जो शब्द से पहले आते हैं वो क्या होता है, तो उसने सोचा कि अच्छा यार बड़ा कर दूं, बच्चों को और कंफ्यूज करता हूं कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है, अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका प्रत्यय, ठीक है। क्या होता है प्रत्यय, देखो जो अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, ठीक है। तो सभी अव्यय तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इससे पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो उपसर्ग होता है ना ये पहले लगता है, ठीक है ना, किसी भी शब्द के पहले लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है, इतना याद रखिए। उपसर्ग को आप पहले से नोट कर लीजिए। अब क्या होता है, जैसे उपसर्ग मैंने लिख दिया यहाँ पे अत्याचार, क्या अत्याचार, अत्याचार लिख दिया, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग है अति, अति है इसमें उपसर्ग, क्या है इसमें उपसर्ग अति, ठीक है ना। जैसे मैंने अब अध्यादेश लिख दिया, अध्यादेश, 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 तो इसमें क्या है भैया उपसर्ग, इसमें है आपका अधि, क्या है अधि। तो ये क्या पहले लग रहा है ना अधि, ठीक है ना, पहले जो पहले लगता है उसे क्या कहते हैं, शब्दों से जो पहले लगता है वो उपसर्ग होगा। और इसमें जो हमारा सही आंसर है कि हाँ, इसमें क्या पूछा अंत में जुड़कर, तो ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। अब मैं कुछ आपको प्रत्यय बता देता हूँ, ठीक है, किसी भी शब्द के बाद में जो लगता है वो प्रत्यय होता है, याद रखिए। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया आंशिक, आंशिक में आपका प्रत्यय क्या है, आंशिक जो बनता है वो अंश का बनता है। देखो आंशिक जो बनेगा वो अंश का बनेगा, क्या आंशिक, और आंशिक में लग रहा है आपका इक, क्या लग रहा है इक।
अंश में इक लग गया तो क्या हो गया, ये आंशिक। तो ये इक क्या लास्ट में लग रहा है ना, तो ये क्या है भैया, प्रत्यय है। जैसे हमने कर दिया प्रमाण, प्रमाण का क्या हो जाएगा, प्रमाणिक। प्रमाणिक एक लग रहा है ना, तो ये क्या है, प्रत्यय है, ठीक है ना। जैसे हमने लग गया धीर, धीर क्या हो जाता है आपका धैर्य, ठीक है। तो धैर्य में यो लग रहा है ना, तो ये यो क्या है भैया, ये यो है आपका प्रत्यय, ठीक है, यो है प्रत्यय। जैसे मैंने लिख दिया साहित्य, साहित्य, साहित्य में यो क्या है, साहित्य में यो है आपका प्रत्यय, ठीक है, साहित्य। लास्ट में यो लग रहा है ना, तो ये क्या है, शब्दों के अंत में क्या प्रत्यय है आपका। योजक तो आपको पता ही होगा, ये हो गया आपका योजक चिन्ह, ठीक है। तो चलिए, अब वे मैंने आपको इससे पहले डिटेल में अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। पिछला जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया था ना, उसमें अभी बताने बैठूंगा तो ये तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, ठीक है। जो मैं पिछले में पढ़ा चुका हूँ वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा अभी, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई, तो देखो इसमें जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी आपकी 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 1957 को, ठीक है। 3 अक्टूबर 1957 को हुई थी विविध भारती की शुरुआत, ठीक है, प्रसारण की, याद रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था आपका 26 मार्च 1907 को, 26 मार्च 1907 को हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और कहाँ हुआ था, यूपी में। अब यूपी में कहाँ, यूपी में हुआ था इनका फर्रुखाबाद में। अब इनके कुछ ग्रंथ हैं वो भी याद रख लीजिए। अतीत के चलचित्र बहुत फेमस है, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। पथ के साथी, किसके, पथ के साथी, ठीक है ना। स्मृति की रेखाएं, ये सब क्या हैं, इनकी ये कुछ ग्रंथ हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है, आलोक शब्द का विलोम। पहले तो आपको आलोक का मतलब मालूम होना चाहिए, तभी तो आप विलोम जल्दी से ढूंढ पाएंगे इसमें, ठीक है ना। वरना आप क्या करेंगे, आलोक, आलोक का यार कहेंगे आप, आलोक का आप अज्ञात ना कर दें कहीं, ठीक है ना। तो देखो आलोक का मतलब होता है क्या, आलोक का मतलब होता है देखना। क्या होता है, देखना, देखना, देखना यानी दृष्टि, देखना होता है, दृष्टि होता है, ठीक है। देखना होता है और दृष्टि होता है, ठीक है ना, और दर्शन कह लो, ठीक है। तो इसका जो मतलब होगा ना, इसका जो विलोम होगा, आप दृष्टि का विलोम क्या होगा भैया, वो होगा आपका अंधकार। क्या हो जाएगा, अंधकार। तो इसमें ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है ना। आपको अगर मतलब मालूम होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। आलोक का क्या देखना होता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो कहते नहीं है, आप कभी कभार कह दोगे अरे भैया, एक होता है आप कह दोगे अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। एक होता है उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब क्या कि रहस्य की बात, ठीक है ना, रहस्य की बात दूर से ही जान लेना या भांप लेना, उसी को हम कह देते हैं कि उड़ती चिड़िया पहचानना, ठीक है ना। रहस्य की बात दूर से ही जान लेना या भांप लेना, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका रहस्य की बात जानना, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपसे पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है पूछा है, हाँ, व्यक्तिवाचक नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका किताब। अगर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब मालूम है तो आप इसमें सही आंसर लगाएंगे बिल्कुल ही। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। किसी भी व्यक्ति या स्थान, ठीक है, या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा को हम कह देते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तीनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है ना। देखो अब आपको आप सोचोगे फिर तो किताब क्या है भैया, ये किताब है क्या, ये किताब है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कैसे, अब यही जातिवाचक संज्ञा। तो देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किताब। अब किताब कोई स्पेसिफिक किताब तो कह नहीं रहा हो, ठीक है, कि अच्छा ये किताब प्रेमचंद्र की किताब है, तो वो तो अलग हो गया ना। तो ये कह रहा है भैया खाली किताब। तो ये जो किताब है ये जातिवाचक है। अब जैसे मैंने बोल दिया बच्चा, अब बच्चा कोई स्पेसिफिक बच्चा बोल रहा हूँ क्या, बच्चे के अंदर तो सभी बच्चे आ गए, वैसे किताबों के अंदर सारी किताबें आ गई, तो ये क्या है, जातिवाचक है बच्चा। जैसे जानवर, जानवर, ठीक है ना, जानवर, ठीक है। अब तुमने जानवर बोला तो जानवर के अंदर सभी आ गए, ठीक है ना, जानवर के अंदर क्या आ गए, सभी आ गए, ठीक है। तो ये जानवर क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक बोल रहा हूँ क्या, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। तो ये क्या है, सभी। नदी,
ये नदी भी क्या है, जातिवाचक है, ठीक है ना, सारी नदियाँ इसी के अंदर आ गई। अध्यापक, अध्यापक क्या है, ये भी आपका जातिवाचक है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। आप समझ गए जातिवाचक, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, इसके अंदर सभी सम्मिलित हैं, किताबों के अंदर सारी किताबें आ गई, तो ये क्या है, जातिवाचक है, ठीक है ना, उसकी एक जाति है, समझ लो, समझ गए। अब बढ़ें फिर अगले प्रश्न की ओर। अनुशासन शब्द है, आपसे पूछा है कि अनुशासन शब्द क्या है, ठीक है। तो देखो अनुशासन जो शब्द है ना, वो है आपका क्या, यौगिक, वो है आपका यौगिक शब्द, अनु और शासन, ठीक है, यौगिक शब्द है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा यौगिक ही क्यों है, तो यौगिक जो होता है ना, यौगिक मतलब क्या, योग, यौगिक मतलब योग, यौगिक को आप योग से याद रख लीजिए, योग से बनने वाले शब्द, जो योग से, योग क्या होता है, अब 1+1 का योग क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो जुड़ता है वो योग होता है, ठीक है ना, तो ऐसा समझो, ठीक है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो योग, जैसे योग, योग शब्द का मतलब, ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को हम यौगिक कहते हैं, दो सार्थक शब्द जुड़ रहे हैं ना, दो सार्थक, जैसे मैंने लिख दिया पाठ और शाला, पाठशाला हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, पाठशाला क्या है, ये भी एक यौगिक शब्द है, ठीक है। महादेव, महा और देव, महादेव यौगिक शब्द है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यौगिक शब्द है, ठीक है। विद्यालय यौगिक शब्द है, ठीक है ना। और क्या इसमें अनुशासन क्या होगा फिर भैया, अनु और शासन, ये भी क्या है, यौगिक शब्द है, ठीक है ना। दो सार्थक शब्द जब जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कह देते हैं भैया ये क्या है, यौगिक शब्द हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ योग रूढ़, पहले योग रूढ़ से पहले आप रूढ़ शब्द जानो, रूढ़ शब्द भी आपसे पूछा जाता है ना, ठीक है। रूढ़, योग रूढ़ अभी देखेंगे, पहले रूढ़ शब्द देखो। जो रूढ़ शब्द होते हैं ना, जिनको तोड़ने में कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिनको अगर आप तोड़ोगे ना बीच से तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा उनका भैया। जैसे पानी, अब पानी को आप तोड़ो तो पा अलग चले जाएगा और नी अलग चले जाएगा, कोई मतलब है पा का और नी का, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, पानी का कोई मतलब नहीं निकलता है इनको तोड़ने से, ठीक है ना, कोई कुछ भी सार्थक नहीं बनता है, ठीक है ना। जैसे खाना हो गया, खाना, अब खाना को तोड़ो तो खा अलग चले जाएगा, ना अलग चले जाएगा, कुछ मतलब निकला नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ना, जैसे आपने लिखा कहीं पे जलज, जलज, ज इसमें आ जाएगा जल प्लस ज, जलज, ठीक है ना, ज जल। अब देखो जल क्या होता है, जल में तो कई जीव रहते हैं, मछली मेंढक, लेकिन जो जलज का मतलब होता है वो होता है बिल्कुल कमल, जलज का मतलब होता है कमल, ठीक है ना, जलज का मतलब होता है कमल, बिल्कुल ही इससे अलग, बिल्कुल ही जो इससे अलग है वो इसका मतलब होता है, तो इसी को हम कहते हैं योग रूढ़, ठीक है ना, योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जो बिल्कुल अलग निकलता है, ठीक है ना, शब्द बिल्कुल अलग निकल जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम योग रूढ़, ठीक है। योग रूढ़ मतलब इसमें रूढ़ शब्द भी मौजूद है, ठीक है ना, एक शब्द रूढ़ भी है, जो का मतलब कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, तो योग रूढ़ शब्द, समझ गए आप, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर। संकर मैं आपको बता चुका हूँ, संकर शब्द क्या होते हैं, तद्भव तत्सम भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में पूरे डिटेल में, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो आगे ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आगे आपको तद्भव तत्सम बताता हूँ और संकर भी आगे बताता हूँ। फिर दाजू रचना है, देखो ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने शैलेश, ठीक है ना, शेखर जोशी की जो रचना थी पिछली बार, ठीक है ना, ये हमने पूरी पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करी है, ठीक है ना। क्या है इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, शेखर जोशी की रचना है आपका दाजू, दाजू है, हवलदार है, ठीक है, हवलदार है, कोशिका घटवार है। पिछला प्रश्न क्या आया था, कोशिका घटवार किसकी रचना है, तो शेखर जोशी की रचना है, ठीक है ना। और दाजू भी मैंने आपको बताया था शेखर जोशी की है, ठीक है ना। हवलदार हो गई, कोशिका घटवार हो गई, साथ के लोग हो गए, ये क्या है, सब शेखर जोशी की रचना है, ठीक है। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है देखो, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है, वो पूछ रहा है भैया ये वह जो लिखा है ना ये क्या है, ठीक है ना, ये वह लिखा है ये है क्या, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये वह क्या है, ठीक है। यह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो
मैं आपको बताता हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है ना। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के निश्चित, ठीक है ना, निश्चितता का बोध होता है, वही होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चितता का मतलब क्या भैया, वो निश्चित है, ठीक है, निश्चित है, ठीक है ना। जैसे आप सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु पर, ठीक है, या घटना की ओर संकेत करे। ऐसे आप शायद नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा है, ठीक है, जैसे कहीं पे आ जाए यह क्या है, यह निकट के लिए दूर होता है, और ये वह क्या हो रहा है, वह आपने देखा, एक आदमी को देखा, उसने बोला अरे यार वह जो आदमी जा रहा है वो आदमी नहीं, वो देवता है, ठीक है। वो आपसे क्या दूर है ना, आपसे दूर है और वो निश्चित है, वो निश्चित है, आपसे दूर है और निश्चित है, ठीक है, आपसे वो दूर है, ठीक है। वह किसे, यह होता है जब कोई आपके पास होता है ना, कोई आपके पास होता है तो आप कहोगे, आपके पास बैठा है तो आप कहोगे यह आदमी जो है ये मनुष्य नहीं देवता है, मतलब वो आपके पास है, ठीक है ना, और वो निश्चित है वो, ठीक है ना। अब क्या, इसी में आप यह हो गया, वह हो गया, ठीक है, ये हो गया, वे हो गया, ये और वे, ये सब क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है ये, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे और उदाहरण देता हूँ, जैसे यह मेरी कार है, यह कार मेरी है, लिख दो, यह कार मेरी है, ठीक है, यह कार मेरी है। तो इसमें जो यह शब्द है, ये यह क्या है, ठीक ना, यह क्या है भैया, यह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कार निश्चय ही मेरी है ना भैया, ये कार तो मेरी है, ठीक है ना। अब मेरे को डाउट तो नहीं है ना कि अच्छा ये कार शायद मेरी हो सकती है, ऐसा डाउट है क्या, नहीं है ना, ये तो निश्चय ही मेरी है भैया, मेरी कार है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ हाँ ये कार मेरी है, ठीक है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसमें एक अच्छे अपवाद मत समझिएगा इसको मैं आपको एक बता दे रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है ना। आप पहले ये पूरा वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाक्य क्या है, वाक्यों के आधार पे मैं आपको बताता हूँ। ये आपका निश्चयवाचक वाक्य, और यह और वह ना, यह और वह आपके क्या पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं, ठीक है ना। नोट में लिख लो या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह लो इसे, यह और वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं, ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, ठीक है ना। क्योंकि यह निश्चित था तो इसलिए हमने क्या लिखा कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप कहोगे आप कैसे हैं, ठीक है ना, कैसे है ये पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, आजकल यह मैंने लिख दिया, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ खाता पीता नहीं है। ये जो यह है ना, आजकल ये क्या बोध करा रहा है कि अच्छा यार ये तो लड़का है, ठीक है ना, क्या बोध करा रहा है कि ये तो लड़का है, मतलब पुरुषवाचक बोध करा रहा है हमें। आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं कह देता आजकल यह कुछ खाती पीती नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या लड़की का बोध करा रहा होता है, ठीक है ना। तो क्या पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे यह और वह भी है, ठीक है ना, समझ गए। आप वाक्य को देखो ना, अभी मैं इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। इतना आप ध्यान रखेंगे। वह मनुष्य नहीं देवता है, सीधा वाक्य है, ठीक है ना। आपसे पूछा है क्या वह मनुष्य नहीं वह देवता है, ठीक है ना। ये क्या है, वह क्या होते हैं, यह और वह निश्चित होते हैं वो, ठीक है ना। वो आदमी वहाँ पे निश्चित है ना, वो आदमी निश्चित है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। लिखने से हिचकिचाइए मत, ठीक है, आपका अधिकार है ये, ठीक है, कि अच्छा कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बोल सकते हो कि अच्छा ये समझ में नहीं आया, तुम अच्छा नहीं पढ़ा रही हो, ये वो करके, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां हमारा प्रश्न है, चमाचम शब्द है, चमाचम शब्द है। अब देखो जो चमाचम है ये क्या है, आपको चमाचम, अरे भैया वाह, क्या चमाचम चमक रहा है, कहते हैं ना। तो क्या है, हमारा ये शब्द है भैया, देशज शब्द है। क्या है ये देशज शब्द, अब देशज शब्द क्या, हमारी स्थानीय भाषा में से ही जो शब्द निकलते हैं और बस वही होते हैं हमारे देशज शब्द। देशज मतलब हमारे ही देश के भैया, विदेशज मतलब विदेश के, समझ गए। देशज मतलब हमारे ही देश के, ठीक है ना, स्थानीय भाषा से जो शब्द निकलते हैं, हम कहते नहीं है अरे वाह क्या चमाचम चमक रहा है, ठीक है। तो ये हमारे देशज शब्द है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, चलो इसमें से
सभी बता देता हूँ मैं आपको, आगत भी बता देता हूँ। आगत शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो एक भाषा से तो उत्पन्न नहीं हुए लेकिन किसी अन्य भाषा में अनुवाद के बिना अनुवाद के प्रयोग होते हैं। जैसे हमने अंग्रेजी भाषा के शब्द उठा लिए और बस उनको दिए ही नहीं वापस। जैसे टॉफ़ी हो गया, टॉफ़ी हो गया भैया, टॉफ़ी क्या हम यूज़ तो करते हैं टॉफ़ी, पर ये क्या अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हम इसमें यहाँ लेके आए तो हमने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करी, हम वैसा ही यूज़ कर रहे हैं भैया, चलने दो। टॉफ़ी हो गया। साइकिल हो गया, ठीक है, आपको पता है साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना, साइकिल हो गया। डॉक्टर हो गया, हम वैसा ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। रेडियो हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है ना, रेडियो हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके क्या आगत शब्द होते हैं, ठीक है। ये सब होते हैं आगत, मतलब कहीं से आ रहे हैं इधर, ऐसे याद कर लीजिए, आगत, ठीक है। आ रहे हैं पर उनकी गत चेंज नहीं हुई है यहाँ, ठीक है। ऐसा ऐसे आप याद कर लीजिए। अब तत्सम और तद्भव भी बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। जो तत्सम होते हैं, तत्सम मतलब शुद्ध, ठीक है, शुद्ध शब्द, और तद्भव मतलब अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध, ठीक है। जैसे तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे आते हैं, ठीक है ना, जो संस्कृत से सीधे आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे अग्नि, ये संस्कृत से सीधे आ गए, अग्नि, वायु, ठीक है, सूर्य, ठीक है, ये सब सीधे आए हैं संस्कृत से। अब क्या, अब तद्भव क्या होते हैं भैया? जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन इधर हमने उनमें कलाकारी दिखा दिया और वो परिवर्तन कर दिया है। जैसे संस्कृत से आया था हस्त, क्या आया था? हस्त, ठीक है, हस्त तो आपका तत्सम है, ठीक है। अब इसमें हमने कलाकारी दिखा के इस हस्त को क्या कर दिया? हाथ कर दिया। तो हमारा तद्भव क्या है? हाथ क्या है? हमारा तद्भव है, ठीक है। मतलब क्या, जो संस्कृत से आए हों लेकिन हमने उन्हें परिवर्तन कर दिया हो, ठीक है ना, उन्हें परिवर्तित कर दिया हो, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ, ठीक है, गौरव प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न में जो है ना, मैं सही बता रहा हूँ, सभी जो है कंफ्यूज हुए होंगे कि अच्छा यार ये कैसे लिख दिया आज, क्योंकि जो भाषा वो बनी वो 14 सितंबर, ठीक है ना, हिंदी 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 को बनी, ठीक है ना। तो अगर ये तो आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं है 14 सितंबर 1949, ठीक है, हिंदी भाषा, ठीक है ना। तो हम हिंदी दिवस भी बनाते हैं ना 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949, ठीक है ना। तो देखो दिया ही नहीं है, तो अब बच्चे हो गए इसमें कंफ्यूज कि यार इसमें सही आंसर क्या है। तो देखो जो संविधान ने ना, संविधान ने 1950 में, कब, सन 1950 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। 1950 में क्या, 1950 में ना संविधान में अनुच्छेद 343 एक के तहत, ठीक है ना, इसको क्या दर्जा दिया, ठीक है ना, इसको हमारे राजभाषा का दर्जा दिया, ठीक है ना। कब? 1950 में संविधान में, ठीक है ना, 1950 में संविधान में। तो इसमें अगर 1949 आपका नहीं दिया है तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 1950 में, ठीक है। तो कंफ्यूज ना करें, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहन ने केला और संतरा खाया, ठीक है ना, यह वाक्य है। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। यह है भैया आपका विधिवाचक, क्या है? विधिवाचक वाक्य है, ठीक है ना, विधिवाचक वाक्य है, ठीक है ना, विधिवाचक वाक्य। अब कैसे है भैया विधिवाचक वाक्य, ठीक है ना। तो विधिवाचक वाक्य होता क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के होने या किसी के अस्तित्व का पता चलता है या बोध होता है, वही हमारा क्या विधिवाचक वाक्य होता है। मोहन ने केला और संतरा खाया, पता चल रहा है ना, कोई उसने क्या, ठीक है, किसी कार्य का होने का पता चल रहा है ना उसके, ठीक है ना, खाने का कार्य तो कर ही रहा है वो, ठीक है। तो ये विधिवाचक कार्य है, ठीक है, क्या है? विधिवाचक कार्य, ऐसे समझेंगे आप, ठीक है। प्रश्नवाचक कार्य, प्रश्नवाचक क्या होता है? हम प्रश्न पूछे क्या मोहन ने केला खाया, ये प्रश्नवाचक हो गया। आदेश वाक्य, चलो जाके केला खाओ, आदेश दे रहे हो तुम, ऐसे आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। और इसमें निषेधवाचक तुम खुद ही सोच लो, निषेध का मतलब क्या होता है? कहते नहीं तम्बाकू यहाँ पे निषेध है, ठीक है ना। तो चीज़ों को ना रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है याद होंगी, तो आपके लिए सही होगा। अब मोहन ने केला और संतरा खाया, विधिवाचक वाक्य है भैया, ठीक है ना। चलिए अब बड़े अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, ठीक है ना। तो घोषित किया गया था आपका सन 2015 में, ठीक है, सन 2015
15 ईस्वी में, और 2001 को भी किया गया था, ठीक है ना, 2001 को भी किया गया था वैसे, ठीक है, क्योंकि राज्य में पर्यटन नीति आई थी वो 2001 को इन्होंने लागू करी थी, ठीक है ना, 2001 को। और फिर अभी जो है वर्ष में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था, वो किया गया था 2015 में, ठीक है, 2015 में, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो इसमें जो आपका सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो है आपका केदारनाथ पशु विहार, ठीक है ना, चमोली और रुद्रप्रयाग में है ये, चमोली और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, ठीक है, चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। 957, ठीक है, 957 क्या है, वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। और नंदा देवी पशु विहार, ठीक है ना, तो नंदा देवी पशु विहार है 624 वर्ग किलोमीटर। और राजा जी है आपका 820, ठीक है, 820 है लगभग, ठीक है। और कॉर्बेट है आपको 521, मान लो 521 या 20 समथिंग ऐसा ही है, ठीक है ना। तो देखो अब सबसे ज़्यादा कौन सा है भैया, ये केदारनाथ पशु विहार, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर है, ये भी वर्ग किलोमीटर है, ये भी वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट नहीं बताए हैं आपको, 521 लगभग किए हैं, ठीक है ना, 21 ही मान लो, 521 है या 520 होगा जिम कॉर्बेट, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और जो राजा जी है वो 520 या, ठीक है, राजा जी कितना है 520 नहीं 820 या 21 मान लो, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर समथिंग ऐसा ही है। और नंदा देवी तो आपको फिक्स बता रहा हूँ 624 है, ठीक है। केदारनाथ जो है वो आपका है 957 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसमें जो आपका सही आंसर है ना ऑप्शन डी है, ठीक है ना। तो हमारा उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, ये तो आपने बिल्कुल सही आंसर मारा होगा, ठीक है ना। तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय, ठीक है ना, क्या है, एंग्लो इंडियन समुदाय, ठीक है ना, आपको पता है, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन समुदाय यह एक सदस्य नामित किया जाता है, ठीक है ना। चलें फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना, तो वो लड़ा गया था किसके, ये तो आपको रटे होने चाहिए तीनों युद्ध, ठीक है ना, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, क्या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा सही हो जाएगा। अब देखो कब हुआ था ये, पहला युद्ध हुआ था आपका 1526 में, 1526, दूसरा हुआ था 1556, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद कर रहा था 2656 करके, ठीक है, 2656, ठीक है, 61, 2656 61, ठीक है। तो देखो तीसरा हुआ था आपका कब, 1761 में। पहला किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा अकबर और हेमचंद्र यानी जिसको हम हेमू भी कहते थे, ठीक है ना, ठीक है। तो याद रखेंगे दूसरा हुआ था हमारा किससे, अकबर और हेमू के बीच लिख देता हूँ, ठीक है, AH लिख देता हूँ, ठीक है ना। और तीसरा हुआ था भैया हमारा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है ना, ठीक है, कब, 1761 में, याद रखेंगे, ठीक है। पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद होने चाहिए, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 25वां हमारा साइमन कमीशन भारत पहुंचा बोला है ना, तो इसमें जो सही आंसर है 1928 है। और अगर पूछता कि अच्छा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था, ठीक है ना, 1927 में हुआ था साइमन कमीशन का गठन, ठीक है ना। चलो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। तो साइमन कमीशन जो था ना 1927 में इसकी घोषणा की गई थी भैया इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में बनाई है। और 7 सदस्य थे इसमें, और इसमें एक भी भारत वाले को किसी को रखा नहीं इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा भैया हम ही अंग्रेज हैं और हम ही शासन करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या 7 सदस्यों में से एक भी क्या इंडिया के किसी भी सदस्य को क्या शामिल नहीं किया। फिर क्या हुआ 1928 में, कब 1928 में ना ये भारत में पहुंचा, कहाँ, बम्बई में, कहाँ पहुंचा, बम्बई में पहुंचा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि जो भारत के थे बड़े नेता उन्होंने क्या वो करा, उन्होंने बोला साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है, नारे लगाए साइमन कमीशन वापस जाओ करके, ऐसे नारे लगाए। तो अंग्रेजों को पता नहीं क्या गुस्सा आ गया, उन्हें चालू कर दिया भैया लाठीचार्ज चालू कर दिया। और इसी में मृत्यु हो जाती है किसकी, जिसको हम बोलते हैं शेरे पंजाब यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है इसी में, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। तो उत्तराखंड में स्थित है भैया कामेट पर्वत,
ठीक है, कामेट शिखर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 7,756, बिल्कुल याद रखेंगे, डिट्टो आपको याद होनी चाहिए ये, ठीक है ना, क्योंकि नंदा देवी के बाद सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, किसके? नंदा देवी के बाद का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। कौन सा? कामेट पर्वत। और ये है कहाँ? ये है भैया आपका गढ़वाल क्षेत्र में। किधर है? गढ़वाल क्षेत्र चमोली में। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र चमोली में। ठीक है, तो याद रखेंगे किधर है? गढ़वाल क्षेत्र चमोली में। चलिए अब बढ़े हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? भैया ये तो बहुत क्या कहूँ इस क्वेश्चन के बारे में, सदाबहार क्वेश्चन है। ठीक है, सदाबहार क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखो, आबकारी व्यवस्था के जो आरंभ किया था वो किया था आपका विलियम ट्रेल ने। क्या? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ठीक है ना। कौन सा था ये था आपका दूसरा कमिश्नर था ना, दूसरा कमिश्नर था। ठीक है ना, कुमाऊं कमिश्नर था दूसरा, याद रखेंगे, दूसरा था। और इसका जो कार्यकाल था वो भी मैं आपको बता दूं, 1816 से 1835 तक ही था। 1816 से 1835 तक। ठीक है, विलियम ट्रेल। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसने क्या क्या करा था। कुछ महत्वपूर्ण काम इसके शासनकाल में हुए हैं। ठीक है ना, तो पहला मैं आपको बता देता हूँ, पहला लिख लो आप 1816। क्या लिखोगे? 1816। 1816 में क्या हुआ था भैया? अल्मोड़ा जेल की स्थापना। ठीक है, क्या? अल्मोड़ा जेल की स्थापना, अल्मोड़ा जेल की स्थापना। ठीक है ना, पहले इन्होंने जेल ही बनाया। ठीक है ना, क्योंकि ठूसने को पहले ये जेल ही बनाते थे। ठीक है ना, पहले ये और कुछ नहीं बनाया इन्होंने, जेल पहले बना दी थी उत्तराखंड में। ठीक है ना, तो देखो फिर 1817 लिख लो, इसी के टाइम पे 1817 क्या इसके टाइम पे आया? रेगुलेशन 10 एक्ट पारित हुआ था। क्या? रेगुलेशन 10 एक्ट, खाली मैं 10 एक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 10 एक्ट। ठीक है, रेगुलेशन 10 एक्ट, रुको साफ कर देता हूँ यार। ठीक है ना, क्या हुआ था इसमें? रेगुलेशन 10 एक्ट आया था। ठीक है, 10 एक्ट आया था कब? 1817 में। ठीक है ना, अब 1821 भी लिख लो चलो। कि 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। पौड़ी क्या? जेल की स्थापना, पौड़ी जेल की स्थापना। ठीक है ना, पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसने और क्या किया था? इसने अल्मोड़ा और श्रीनगर, ये क्वेश्चन भी आपका बना था मेरे ख्याल से, अल्मोड़ा और श्रीनगर में, अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच, श्रीनगर के बीच पहली डाक, ठीक है ना, पहली जो डाक व्यवस्था थी उसको चालू किया था। ठीक है, डाक व्यवस्था को चालू किसने किया था? विलियम ट्रेल के उसमें। ठीक है ना, विलियम ट्रेल ने पहली। ठीक है ना, क्या? अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच चली थी पहली डाक व्यवस्था। ठीक है ना, प्रथम बार, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले बार आता है ना। ठीक है, और एक और चीज़ याद रख लो। ठीक है ना, 1823 में इसने क्या कर दिया था? इसने बोला था यार कुमाऊँ बहुत बड़ा है, तो कुमाऊँ ने इसको ना, कुमाऊँ को 26 परगनों में विभाजित कर दिया था। किस में? 26 परगनों में विभाजित कर दिया था 1823 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ई गार्डनर हमारा क्या था? ई गार्डनर आपको याद है क्या था हमारा? ई गार्डनर हमारा है पहला कमिश्नर। कौन है पहला कुमाऊँ का कमिश्नर? कौन है हमारा? ई गार्डनर है। ठीक है ना, कौन है? ई गार्डनर। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर कहते हैं। कब से कब था इसका कार्यकाल? चलो आपको मैं अब टाइम तो लग ही गया, सभी बता देता हूँ। 1815 से 1816 तक था। ठीक है, 1816 तक था। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो इसका असिस्टेंट आया था विलियम ट्रेल, तो ये दूसरा बन गया था। ठीक है, दूसरा बन गया था। अब क्या देखेंगे इसमें हम? हेनरी रैमजे देखें। हेनरी रैमजे ने भैया वो तो बहुत आपको माना जाना है। ठीक है ना, हेनरी रैमजे तो माना जाना है 1856 से 1884, 1884। ठीक है, 1884 था इसका कार्यकाल। ठीक है, जो किंग ऑफ कुमाऊँ कहते हैं, किंग ऑफ कुमाऊँ। ठीक है, किंग ऑफ कुमाऊँ किसे कहते हैं? वो कहते हैं भैया हेनरी रैमजे को। इसको वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे ना, इस हेनरी रैमजे को क्या कहते थे पता है? वो कहते थे राम जी, राम जी साहब। ठीक है, क्या कहते थे? राम जी साहब कह के बुलाते थे हेनरी रैमजे को। ठीक है, और इसने क्या करा था ना, ठीक है ना, 1858 में, ठीक है ना, क्या 1858 में चर्च खोला था एक नैनीताल में। अगर आप नैनीताल में जाओगे ना कभी तो वहाँ चर्च दिखेगा। ठीक है ना, तो यहाँ चर्च बना था, इसी के कार्यकाल में बना था। ठीक है ना, इसी के कार्यकाल में बना था। ठीक है ना, चलिए, और इसने 1857 की क्रांति का भी दमन कर दिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति का भी क्योंकि पूरे भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी। ठीक है ना, तो 1857 की क्रांति चल रही थी, तो यहाँ पता है उसका दमन क्यों हुआ? क्योंकि देखो
गोरखा आए थे ना, तो गोरखाओं ने यहाँ बहुत उत्पीड़न मचा दिया था। उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं थी। कोई मतलब कुछ करता गलत का काम होता था तो कुछ, कोई चोरी चकारी करता था तो उसका गर्म तेल में हाथ डाल देता था। ठीक है, अलग अलग प्रथाएं थी। ठीक है ना, अलग अलग प्रथाएं थी उनकी। ठीक है ना, तो बहुत मतलब उत्तराखंड वासियों ने उनका बहुत उत्पीड़न सहा, उन्हें बहुत परेशान करा। तो क्या, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने थोड़ा अच्छा काम किया। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अच्छा काम किया तो उत्तराखंड वाले खुश हो गए। उत्तराखंड वालों ने कहा यार चलो, मतलब उनसे तो अच्छे ही हैं, उनसे तो अच्छे ही हैं गोरखाओं से। ठीक है ना, गोरखाओं से तो अच्छे ही हैं, ऐसे करके कहा। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड में उतने बड़े कांड हुए नहीं वैसे भी। ठीक है ना, उतने बड़े कांड हुए नहीं, क्योंकि क्या हुआ था, उत्तराखंड के लोग शरीफ थे। ठीक है, अब थोड़े से अच्छे काम करे और क्या हो गया, इस क्रांति का भी दमन हो गया। दमन किसने, हेनरी रैमजे ने कर दिया दमन। ठीक है, सभी इसकी इज्जत करते थे थोड़ी बहुत, क्योंकि इसने अच्छे काम भी करे थोड़े बहुत। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, और इसको तराई भावर का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। देख लो भाई, तराई भावर का विश्वकर्मा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, विश्वकर्मा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, और नैनीताल, जितना स्कूल वाले क्वेश्चन आएंगे ना कि अच्छा शिक्षा, स्कूली शिक्षा का केंद्र के रूप में किसने विकसित किया, तो आंख बंद करके हेनरी रैमजे लगा देना। बहुत स्कूल बनाए हेनरी रैमजे ने। ठीक है ना, ठीक है। और 1857 में इसने मार्शल लॉ लगा दिया था उत्तराखंड में। क्या, मार्शल लॉ लगा दिया था। और पहला जो भूस्खलन के लिए प्रयास था ना, 1867 में इसने एक हिल सेफ्टी क्या बनाई थी, कमिटी बनाई थी, हिल साइड सेफ्टी। ठीक है ना, हिल साइट सेफ्टी कमेटी बनाई थी भूस्खलन के लिए। पहला प्रयास भी इसी ने किया था भूस्खलन के लिए। ठीक ना, और 10वां भूमि बंदोबस्त, विकेट बंदोबस्त लगाया इसने, वैज्ञानिक पद्धति से कराया। ठीक ना, विकेट बंदोबस्त। ठीक है ना, 10वां भूमि बंदोबस्त इसी ने करवाया था, हेनरी रैमजे ने। ठीक है, और चलिए, और अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। तो देखो, बेलमती चौहान और हंसा धनाई ना आपकी जानी जाते हैं, वह उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। ठीक है ना, शहीद के रूप में। देखो क्या हुआ था ना, जो खटीमा गोलीकांड हुआ था ना, खटीमा गोलीकांड हुआ था आपका 1 सितंबर, याद रखेंगे 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर 1994 को हुआ था खटीमा गोलीकांड। ठीक है ना, उसमें बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ था, मसूरी में ना एक कैंडल मार्च टाइप का, मतलब शांति से निकाला जा रहा था। ठीक है, कोई उभद्रता नहीं मचाई थी, बिल्कुल शांति से निकाला जा रहा था मार्च। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हंसा धनाई और बेलमती चौहान दो बहनें ना बात करने गई पुलिस वालों से। ठीक है ना, पुलिस वालों से बात करने गई। तो ये दिन था आपका 2 सितंबर का, 2 सितंबर। ठीक है ना, 2 सितंबर 1994, यानी क्या, जो खटीमा गोली कांड हुआ था उसके एक दिन बाद। ठीक है ना, उसके एक दिन बाद। ठीक है ना, तो बात करने गई तो क्या, पुलिस वालों ने उन्हें वहीं पे गोली मार दी। सोच रहे हो, गोली मार दी वहीं पे। ठीक है ना, किसको, बेलमती चौहान और हंसा धनाई को, और यहाँ पे फिर मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, आंदोलन और ज़्यादा भड़कता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कहाँ, मसूरी में हुआ था ये। ठीक है, इसको हम मसूरी गोलीकांड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। ठीक है, तो क्या जो खटीमा गोलीकांड और था वो क्या, पृथक राज्य बनाओ के रूप में तो और था भैया। इतना जो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जो ये कांड हुए ना, ठीक है ना, ये कांड हुए जैसे मुजफ्फरनगर हो गया। ठीक है ना, जैसे ये कांड हुए 1994 में। ठीक है ना, इस समय हमारा देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, इस समय हमारा देश आज़ाद हो गया था और यूपी का दिन था। उत्तराखंड में इतने लोग तो अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं मारे गए थे, पता है आपको। अंग्रेजों ने भी इतने लोग नहीं मारे थे उत्तराखंड में जितने, जब यूपी का टाइम था ना, तब इन्होंने मसूरी गोली कांड और खटीमा गोली कांड और मुजफ्फरनगर, ठीक है ना, वो चौराहे वाला कांड, ठीक है ना, वो सब में मार दिया था। ठीक है ना, इतने तब भी नहीं है, जब हम गुलाम थे उत्तराखंड में तभी भी नहीं मारे गए थे इतने। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है। ठीक है ना, आप तो ये तो क्या ही कहूँ इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 82.14% ये है। ठीक है, इतनी थी। ठीक है, पुरुष साक्षरता की दर, ठीक है, भारत में। ठीक है, चलिए तो याद कर लीजिए आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेहरी बांध की ऊंचाई है, ठीक है ना,
टिहरी बांध की ऊंचाई है? तो ये ऊंचाई है आपकी 260.5 मीटर की, ठीक है, 260.5 मीटर की, ठीक है। अब टिहरी बांध को और क्या क्या कहते हैं? टिहरी बांध को हम और कह देते हैं भैया स्वामी रामतीर्थ सागर, ठीक है, स्वामी रामतीर्थ सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर। अब ये टिहरी बांध किस किस नदी पे बना है मालूम है आपको? तो ये गंगा की जो सहायक नदी है ना, भागीरथी और भिलंगना, ठीक है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है क्या? टिहरी बांध, ठीक है ना। और भारत का सबसे ऊंचा विशालकाय बांध है ये, ठीक है ना। चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। गोरखा ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया, तो जो गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया कहना चाह रहा है? तो किया था हमारा 1791 में, 1791 में गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था, लेकिन भैया हार गए थे, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, चलो डिटेल में ही बता देता हूँ। जो कुमाऊँ में पहला आक्रमण किया था ना, कुमाऊँ में पहला आक्रमण किया था उन्होंने कब? 1790 में। 1790 में कुमाऊँ में आक्रमण किया अल्मोड़ा में, और उन्होंने जीत लिया था भैया अल्मोड़ा को, ठीक है, अल्मोड़ा को जीत लिया था। और वहाँ पे हो गया भैया कब? 1790 में कुमाऊँ के लिख दे रहा हूँ, 1790 में कुमाऊँ में, ठीक है ना, हो गया था गोरखा राज, ठीक है। तो फिर गोरखाओं ने कहा भैया कुमाऊँ में हो गया, अब जाते हैं हम गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल में जाते हैं। अब गढ़वाल में उन्होंने 1791 में हमला किया, ठीक है, और क्या हार गए। तो फिर उन्होंने क्या करी? लंगूरगढ़ की संधि कर ली, ठीक है, लंगूरगढ़ की संधि कर ली, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? फिर भैया गढ़वाल में ना 1795 में क्या गढ़वाल में अकाल पड़ गया था, ठीक है, 1795 में गढ़वाल में अकाल पड़ गया। और फिर उसके बाद 1803 में भूकंप आता है। कब? 1803 में भयंकर भूकंप आता है, ठीक है ना, भयंकर भूकंप आता है। तो फिर क्या सोचते हैं गोरखा, क्या सोचते हैं? अब भैया वहाँ भूकंप भी आ गया और इससे पहले अकाल भी पड़ा था, अब गढ़वाल सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, मौका ढूंढा उन्होंने और संधि के खिलाफ जाके फिर क्या आक्रमण कर दिया। कब? 1804 में, ठीक है, 1804 में क्या गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण करा और 1804 में क्या जीत गए, ठीक है, जीत गए। और गढ़वाल भी किसके अधीन हो गया? गोरखाओं के अधीन हो गया, ठीक है, गोरखाओं के अधीन हो गया था गढ़वाल, ठीक है ना। तो देखो करीब लगभग कुमाऊँ में 25 साल राज करा है गोरखाओं ने, कितने? 25 साल, और गढ़वाल में 10.5 साल, ठीक है ना, गढ़वाल में 10.5 साल और कुमाऊँ में 25 साल राज किया है, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसमें जो आपका सही आंसर था वो क्या हो जाएगा? 1791 में, ठीक है, 1791 में किया था। चलिए अगले गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो वो की गई थी हमारी कब? वो की गई थी हमारी कब की गई थी? 1699 में, 1699 में, याद रखेंगे, ठीक है। 99 देख के ना आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसमें जो सही आंसर है वो 1699 है, ठीक है, 1699। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये थे आपके 10वें गुरु, क्या थे? 10वें गुरु थे, क्या थे? 10वें गुरु थे, याद रखेंगे, 10वें गुरु। चलो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। तो हमारे जो पहले गुरु थे सिख धर्म में, पहले गुरु कौन थे? वो थे हमारे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक देव थे, ठीक है ना। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर दी। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर दी। और दूसरे गुरु हुए हमारे कौन से? दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद हुए हमारे दूसरे गुरु, ठीक है, दूसरे गुरु। और इन्होंने ही जो पंजाबी में लिपि लिखते हैं ना, पंजाबी भाषा, गुरुमुखी, इन्होंने गुरुमुखी बनाई, ठीक है, गुरुमुखी के जनक कह लो, ठीक है, गुरुमुखी, ठीक है, गुरुमुखी के जनक कह लो, कौन? गुरु अंगद, ठीक है, दूसरे गुरु थे। अब आते हैं भैया डायरेक्ट चौथे गुरु पे आ जाते हैं। चलो चौथे गुरु थे हमारे गुरु रामदास, चौथे गुरु थे हमारे गुरु रामदास, ठीक है, गुरु रामदास। इन्होंने क्या? अमृतसर की स्थापना कर दी, ठीक है, इन्होंने अमृतसर की स्थापना कर दी, ठीक है, अमृतसर की स्थापना करी। तो चलो अब आते हैं पाँचवें गुरु पे, ठीक है। तो पाँचवें गुरु आते हैं हमारे गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव, ठीक है, गुरु अर्जन देव, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर दिया, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर दिया, ठीक है ना, गुरु अर्जन देव ने। और क्या? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कर दिया, गुरु ग्रंथ साहब का ग्रंथ, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब, क्या? गुरु ग्रंथ साहब का संकलन कर दिया, ठीक है।
चलिए अब बढ़े हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर 10वें गुरु तो यही आ जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, और इन्होंने खालसा सेना की भी स्थापना करी थी, यानी खालसा पंथ की भी स्थापना करी थी 1699 में, ठीक है। कब? 1699 ईस्वी में। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना हुई, तो ये स्थापना हुई थी भैया 1983 में। याद रखेंगे कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और राजा जी नेशनल पार्क किन किन जिलों में फैला है पता है? देहरादून में। आप कभी यहाँ से हरिद्वार से जाना, देहरादून जाओगे ना ट्रेन में, तो आपको दिख जाएगा राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो देखो वो हुई थी 1983 में हुई थी। देहरादून में भी फैला है, हरिद्वार में भी फैला है, और थोड़ा बहुत पौड़ी गढ़वाल में भी फैला है, ठीक है ना। मतलब तीनों जिलों में फैल रखा है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट समझते हैं ना आप? ये ऐसे नीचे का भारत का नक्शा हो गया। यहाँ पे के जो है ना, ये सभी यहाँ पे के ये सभी क्या पूर्वी घाट के अंदर आते हैं। ये क्या पूर्वी घाट के अंदर आते हैं। और यहाँ पे से ये हो गया आपका, ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात के साइड से, यहाँ से कोने से ये जो आते हैं, ये सभी आते हैं क्या? पश्चिमी घाट। ये सभी आते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है ना। तो चलिए जो है आपका पूर्वी घाट का क्या पूछ रखा है? सर्वोच्च शिखर पूछ रखा है ना। तो जो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो आपका महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट का क्या है? अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी है आपका पश्चिमी घाट का, ठीक है। और ये महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट का, ठीक है, पूर्वी घाट का। तो चले बढ़े अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? ठीक है, नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? ये भी आपका सदाबहार प्रश्न है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी, ठीक है ना। फूलों की घाटी का ही नाम है आपका क्या? नंदन कानन बुग्याल, ठीक है। देखो इसको जो ढूंढा था ना, इसको जो ढूंढा था वो ढूंढा था फ्रैंक स्माइथ ने। क्यों? क्या होता है? अब देख, आपको क्या लग रहा है वहाँ पहले किसी ने देखा नहीं होगा? देखा होगा, वहाँ के गांव वालों ने भी देखा होगा, अच्छा यहाँ फूलों की घाटी है। लेकिन क्या एक बार वहाँ फ्रैंक स्माइथ गया और उसने देखा, अरे यार यहाँ तो बहुत किस्म के 25,000 किस्म के फूल हैं, ठीक है ना, फूल हैं और अलग अलग प्रजातियाँ हैं, जातियाँ हैं फूलों की। तो उसने क्या अपनी एक बुक में लिख दिया या किसी पेपर में दे दिया, तो तब उसको कहते हैं कि अच्छा इसने ये है ढूंढा है, इसने ये ढूंढा है, ठीक है ना, इसने ये ढूंढा है, ऐसा कह देते हैं, ठीक है। तो फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज करी, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके नदी के, यहाँ पे एक नदी भी बहती है, कौन सी? फूलों के घाटी के पास एक नदी बहती है, पुष्पावती नदी, ठीक है, पुष्पावती नदी, याद रखेंगे, ठीक है ना। और 2005 में इसको क्या विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? कब? 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। कैसे? फूलों की घाटी को। चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है ना। तो संविधान संशोधन की बात चल रही है यहाँ पे। तो संविधान जो संशोधन है वो होता है आपका अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368। और ये अनुच्छेद जो 368 दिया ना, यह है आपका भाग 20 में। किसमें? भाग 20 368 के तहत हमारा जो है वो क्या होता है? संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछा जाता है राष्ट्रीय आपात। अगर आपको राष्ट्रीय आपात लगाना हो तो आप कौन से अनुच्छेद से लगाएंगे? राष्ट्रीय आपात, RA लिख दे रहा हूँ, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। तो वो लगता है आपका अनुच्छेद 352 से, ठीक है, अनुच्छेद 3। और राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है हमारा अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, याद रखेंगे ये चीज़ें। वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात लगता है हमारा अनुच्छेद 360 से। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको याद रखना है तो अब याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्प आएगा, ठीक है। तो देखो ए दिया यहाँ पे, देखो ABCDEFG, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है H आएगा, तो अब देखो पहले नंबर पे H है तो ऑप्शन सी हमारा ऐसे ही सही हो गया। आपको कोई और देखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर पहले में H आ रहा है
और किसी में पहले में एच नहीं, इसमें पहले में एच नहीं है, इसमें भी पहले में एच नहीं है, इसमें भी पहले में एच नहीं है, तीसरे नंबर में एच है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्यों खाली समय बर्बाद करना है आपको कि हम एच के बाद भी और जोड़ें और देखें, अच्छा एच के बाद ऐसा आएगा, अच्छा अब है हमारा ये आंसर। नहीं, आपको पहला मिल रहा है और पहला किसी में नहीं है तो आप तुरंत टिक मार दो उसे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, जो दूनागिरी ग्लेशियर है वो स्थित है, ठीक है ना। तो वो स्थित है आपका किधर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जो दूनागिरी है आपका चमोली में, किधर, चमोली ज़िले में स्थित है। और चमोली ज़िले में और कौन कौन सा है, चमोली में आपका सतोपत, सतोपत ग्लेशियर और बद्रीनाथ ग्लेशियर भी इधर ही है, ठीक है ना, बद्रीनाथ, ठीक है। ये सब कहाँ है, चमोली ज़िले में स्थित है, ठीक है ना। क्या हो गया, दूनागिरी हो गया और सतोपत हो गया, बद्रीनाथ, ये तीनों क्या आपका कहाँ है, चमोली ज़िले में स्थित है। चलें फिर आगे चलें। तो राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित हुआ, तो देखो ये स्थापित हुआ आपका 12 जुलाई को, कब, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई, ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है ना। तो अब देखो जो नाबार्ड के जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और हिंदी में बताऊँ तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, क्या, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, किधर है, मुंबई में, अधिकतर मुख्यालय मुंबई में ही होते हैं, ठीक है ना, मुंबई में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री सहित पूछा है ना, तो होते हैं आपके 12, मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री को नहीं जोड़ूं तो 11 होते हैं, मुख्यमंत्री 11 अपनी जो है, मुख्यमंत्री 11 अपनी मंत्रिपरिषद रखता है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो जो है आपका सही आंसर हुआ क्या, 12, ठीक है, 12 अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे एच देख लो, पहले ऊपर ऊपर के देख लेते हैं, एच और पी, एच के बाद एल आ रहा है, HIJKL मतलब +4 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है, +4 हो रहा है, ठीक है। एल के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है, LMNOP मतलब यहाँ पे भी क्या +4 हो रहा है, ठीक है, क्या +4 हो रहा है। तो अब सीधी सी बात है, जो इसके सबसे टॉप में आएगा वहाँ पे भी +4 होगा, तो भैया पी में हम +4 जोड़ेंगे तो PQRST मतलब सबसे टॉप पे आएगा आपका T आएगा। अब सबसे टॉप पे T आ रहा है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे S है, यहाँ पे V है तो ये भी कैंसिल, ये T है, तो सीधी सी बात है T आप तुरंत लगा लो, ऑप्शन सी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, T हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपको आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप T करेंगे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो जो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है वो होता है आपका नामिक ग्लेशियर। अब नामिक ग्लेशियर है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है ना, तो होता है, देखो नामिक ग्लेशियर से होता है, ठीक है। नामिक ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में, कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। किधर है भैया, पिथौरागढ़ में नामिक ग्लेशियर है आपका। और ये जो नामिक ग्लेशियर है मुंशियारी के पास, ठीक है, मुंशियारी के पास है, कहाँ, पिथौरागढ़ में, ठीक है ना। अब देखो पूर्वी रामगंगा की बात आई है ना, तो ये जो पूर्वी रामगंगा है ना, ये कहाँ से, नामिक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना, मुंशियारी के पास से, ठीक है ना। और फिर वहाँ से होते हुए ये क्या घाट है ना, घाट के पास मिल जाती है सरयू नदी से, सरयू नदी से, घाट के पास किससे मिलती है, सरयू नदी से मिल जाती है, ठीक है ना, याद रखें, घाट के पास ये सरयू नदी से मिलती है और फिर ये साथ में आते हैं। और फिर क्या, ये जो सरयू नदी है वो किससे मिलती है, वो मिलती है भैया फिर किससे, काली नदी से। जो ये सरयू नदी है ना, सरयू, जो ये सरयू नदी है, यार सही से लिख देता हूँ, जो ये सरयू नदी है ये मिल जाती है काली नदी से, काली नदी से मिलती है। और कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आपकी पंचेश्वर में, पंचेश्वर में ही मिल जाती है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। देखो क्या पूर्वी रामगंगा निकली है आपकी कहाँ से, मुंशियारी के पास नामिक ग्लेशियर से, ठीक है, वहाँ पे से घाट में ये सरयू के पास मिलती है, ठीक है ना, घाट में सरयू से मिल जाती है। और फिर ये जो सरयू है, ठीक है ना, ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आपकी काली नदी से, पंचेश्वर में मिलती है काली नदी से, कौन, सरयू नदी, ठीक है ना।
पंचेश्वर। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि सरयू और काली नदी कहाँ पे दोनों का संगम होता है, ठीक है ना, तो वो होता है आपका पंचेश्वर में, ठीक है। अब देखो आपने पूर्वी रामगंगा तो पढ़ लिया, अब आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज होता है, अच्छा पूर्वी रामगंगा कहाँ से बहती है और पश्चिमी रामगंगा कहाँ से बहती है, ठीक है। देखो तो पूर्वी रामगंगा है वो तो आपका पिथौरागढ़ से नामक ग्लेशियर से निकलती है। जो पश्चिमी रामगंगा है, लो पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, जो पश्चिमी रामगंगा है वो आपकी कहाँ से, पौड़ी और चमोली और अल्मोड़ा में एक फैला हुआ है आपका क्या, दूधातोली, ठीक है ना, दूधातोली वहाँ से निकलती है ये पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। पौड़ी और चमोली तथा अल्मोड़ा के बीच में फैला हुआ है, तीनों में मतलब टच करता है, दूधातोली वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पूर्वी और ये हो गई आपकी पश्चिमी रामगंगा, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में पूरा तत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, वो मिले थे भैया आपको, ये तो आपको रटा होना चाहिए, कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से, ठीक है ना। और ये कहाँ है कालीबंगा, ये है आपका घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे हैं। आप कुछ चीज़ें आपको जो याद रखनी है, ठीक है, तो वो है आपको हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी, हड़प्पा की खुदाई हुई थी आपकी 1921 में, किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने, किसने, दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा देख लिया तो अब मोहनजोदड़ो को भी देख लेते हैं, चलो। 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई, ठीक है ना, किसने कराई थी, राखलदास बनर्जी ने, किसने, राखलदास बनर्जी ने कराई थी, ठीक है ना। और कहाँ है ये, सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है ना, सिंधु नदी के तट पे, ठीक है, याद रखेंगे। तो चलें अब अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें, तो इसमें जो अधिकतर बच्चे क्यों कंफ्यूज करते हैं पता है, क्योंकि जो होम रूल की स्थापना है ना वो पूरे भारत में, ठीक है ना, होम रूल आंदोलन हुआ था कब, वो हुआ था आपका 1916 में, ठीक है ना, 1916 में, ठीक है ना, 1916 में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन जो उत्तराखंड में था होम रूल लीग की स्थापना हो गई थी 1914 में। अब लोग कहते हैं भैया राज्य स्तर पे तो 1916 में हुई और इधर आप कह रहे हो 1914 में, तो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था 1916 में, ठीक है ना, होम रूल लीग का आंदोलन हुआ था। अब होम रूल लीग का मतलब क्या है, होम मतलब घर, रूल मतलब शासन। हम क्या चाहते थे, हम खुद ही अपना जो है अपने घर का शासन हम खुद ही चलाएं, भैया अंग्रेजों के हाथ में नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए होम रूल की स्थापना हुई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, स्थापना ये छोटे मोटे तरीक़ों से अलग अलग शहरों में हो गई, ठीक है ना, अलग अलग शहरों में खुद ही करने लग गए, ठीक है ना। कहीं पे होम रूल लीग बना दिया, ठीक है ना, होम रूल लीग की अलग से कुछ छोटे मोटे, ठीक है ना, बना दिए कि अच्छा हाँ ये होम रूल की पार्टी होगी, ठीक है, होम रूल आंदोलन करेंगे, ऐसे वैसे करके बना दिया। लेकिन उत्तराखंड में भी उस समय बना दिया था मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे, ठीक ना, और हेमचंद्र, इन्होंने मिलकर क्या स्थापना कर दी थी 1914 में होम रूल की, ठीक है, 1914 में। लेकिन जो आंदोलन हुआ था कि अच्छा चलो सभी मिल के आप पूरे राज्य स्तर में जाते हैं और फिर आंदोलन करते हैं, वो हुआ था 1916 में, ठीक है ना। तो इसमें जो है कंफ्यूज ना करें, ठीक है ना, छोटे मोटे तरीके से जो आंदोलन थे वो छोटे मोटे राज्यों में होने लग गए थे, अपने अपने तरीके से वो बनने लग गए थे, ठीक है, होम रूल के लिए, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं आया होगा समझ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और कोशिश करूँगा कि अच्छा मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा, वो मिलता है आपका ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ठीक है, किधर, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। अब वेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं भैया, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऋग्वेद पहला हो गया, दूसरा आपका यजुर्वेद, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका सामवेद, चौथा हो गया आपका अथर्ववेद, ठीक है। तो देखो जो ऋग्वेद है ना उसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और ऋचाएँ हैं और तथा 10,462 मंत्र हैं। तो क्या है ये ऋग्वेद, क्या है हमारे सूक्त मंडल और मंत्रों का एक उच्चारणों का एक संग्रह होता है हमारा, ठीक है ना। और जो ऋग्वेद में ना गायत्री मंत्र पे मिलता है, ठीक है, गायत्री मंत्र, गायत्री जो मंत्र है ना वो कहाँ ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना, कहाँ ऋग्वेद में तृतीय मंडल में, किधर तृतीय मंडल में, तृतीय मंडल में मिलता है क्या, ऋग्वेद मिलता है, ठीक है, जो कि सूर्य देवता सविता को समर्पित है, सूर्य देवता है सविता, उसको समर्पित है क्या, ये गायत्री मंत्र, ठीक है।
तो चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? तो वो की थी भैया ललित सुरदेव ने। ललित सुरदेव ये कहाँ कत्यूरी शासक थे, ठीक है, कत्यूरी शासक थे, ठीक है ना, कत्यूरी शासक थे ललित सुरदेव। चलिए यहीं पे आपने जो प्रश्न है अभी समाप्त करते हैं। ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा, क्योंकि पार्ट 2 भी अगर मैं ऐसे समझाते हुए साथ में लाऊं तो ये तो आपका 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। और फिर आदमी देखेगा अच्छा वीडियो के नीचे 2 घंटे, बाप रे 2 घंटे की वीडियो कौन देखेगा यार, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 पार्ट में लेके आऊँगा, अभी 50 और अगले जो 50 हैं वो अगले पार्ट, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो अभी के लिए ख़त्म करते हैं, आगे से स्टार्ट करेंगे 51वें प्रश्न से, ठीक है। तो धन्यवाद।